कि हम 2 जगह से रिकॉर्डिंग ऑन किए हुए हैं, ठीक है। समझना मेरी बात ध्यान से। बेसिकली क्या होता है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का बेसिक मतलब क्या है, समझ में आया? एक्टिवेट आ क्या हुआ? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का बेसिक मतलब क्या है? देखो, 2 तरह का टैंक होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। बेसिकली सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है हमारा कि स्लज क्या होता है, सेटल्ड होता है। और यहाँ हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जब स्लज सेटलमेंट होता है तो यहाँ हमारा हिंडर्ड सेटलिंग होता है, और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हमारा डिस्क्रीट सेटलिंग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है हमारा कि सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, स्लज क्या हो रहा है, सेटल्ड हो रहा है, और वहां से उसको हम ले जाते हैं कहाँ, ओपन एक्सपोजर में, आफ्टर डाइजेशन या स्लज थिकनर के साथ, ठीक है ना। तो बेसिकली एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस मतलब क्या हुआ, जो भी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, जो आप नॉर्मली यूटिलाइज करते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, वहां से जो एफ्लुएंट सीवेज आ रहा है, उस एफ्लुएंट सीवेज में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। ध्यान रखिएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है हमारा, ठीक है ना, तो इस अब जो भी समझिएगा ध्यान से बेटा, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या है हमारा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में आपका जो भी आपका एफ्लुएंट है, क्या हमारा एफ्लुएंट है, समझ में आया? तो अब जो भी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का एफ्लुएंट है, उस एफ्लुएंट को उसी के 20 to 30% वॉल्यूम से क्या करते हैं हम लोग, मिक्स कराते हैं। क्या करते हैं हमारा, मिक्स कराते हैं। डेट मीन्स जो भी सीवेज एफ्लुएंट हमें प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से मिलता है, तो उस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के एफ्लुएंट को हम लोग मिक्स कर रहे हैं अपने ओन वॉल्यूम से। डेट मीन्स 20 to 30% ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। तो इस एफ्लुएंट को 20 to 30% ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, ठीक है ना। मतलब एक तरह से इसका मतलब क्या हुआ, ट्रीटेड सीवेज हुआ या अनट्रीटेड सीवेज हुआ, पहले ये बताइए। ट्रीटेड सीवेज हुआ या अनट्रीटेड सीवेज हुआ, बोलो मेरे भाई। ये जो मैं लिखा हूं 20 to 30% ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, तो ये किसका ओन वॉल्यूम, सीवेज का या अनट्रीटेड सीवेज का या ट्रीटेड सीवेज का? हाँ, क्योंकि उसमें क्या होगा, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एक्टिव एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा। क्या होगा हमारा इसमें, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेगा। क्लियर है ना? अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, जब इसमें हाईली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेगा, तो ये मिक्सचर को हम लोग कहां इंटर कराएंगे, अब एरेशन टैंक में। कहां एंटर कराएंगे, एरेशन टैंक में। ध्यान रखिएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है हमारा, वो आपका एक कोटिंग फॉर्म करना चाहिए, किसके लॉन्ग, स्लज सॉलिड्स के लॉन्ग। किसके लॉन्ग, स्लज सॉलिड्स के लॉन्ग। तो ये जब मिक्सचर इंटर करेगा एरेशन टैंक में, तो एरेशन टैंक में क्या होगा, हम एरेशन करेंगे, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे। उससे क्या होगा, जब कॉन्टिन्यूअस एगिटेशन होगा, मिक्सिंग होगा, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है और जो सीवेज है, वो क्या हो गया हमारा, आपस में बहुत अच्छे से क्या हो गया, मिक्स हो गया, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा एक कोटिंग फॉर्म कर लिया अपने स्लज के अराउंड, स्लज सॉलिड्स के अराउंड क्या कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक कोटिंग फॉर्म कर लिया।
ध्यान रखिएगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर आपको सप्लाई करना है एरेशन टैंक में 4 to 8 आवर्स। कितने आवर्स के लिए? 4 to 8 आवर्स के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर कर देना है। क्लियर है यहां तक? अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। इस कंडीशन में जो भी मूविंग ऑर्गेनिजम्स है, मूविंग पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव टू बी इन मूवमेंट। कैसे मूवमेंट में रखेंगे? एगिटेशंस प्रोवाइड करके, मिक्सिंग, कॉन्टिन्यूअस मिक्सिंग प्रोवाइड करके। तो जब ऑब्वियसली सी बात है, जब मूवमेंट में होगा हमारा, तो ऑब्वियसली से है वो क्या करेगा हमारा, वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज होगा तो सस्पेंडेड और कोलोइडल पार्टिकल्स जो होगा वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। कहां? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, सेकेंडरी और सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो जाएगा हमारा, सस्पेंडेड और कोलोइडल पार्टिकल सेटल्ड होना स्टार्ट हो गया हमारा। अब जो सेटल्ड स्लज है, उस सेटल्ड स्लज के पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। उसी सेटल्ड स्लज को बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं? बोला करो अनम्यूट करके। एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज क्या है? जो स्लज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकला है, जो एफ्लुएंट प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकला है, उसको रॉ सीवेज के 20 to 30% वॉल्यूम से मिक्स करके, उसको कंटिन्यूअसली मिक्स करके एरेशन टैंक में डाले। एरेशन टैंक में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर दिए 4 to 8 आवर्स। जिसके बाद जो कोटिंग फॉर्म कर रहा है माइक्रो स्लज सॉलिड्स के अराउंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा ऑक्सीडाइज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, जिससे सस्पेंडेड सॉलिड्स और कोलोइडल सॉलिड्स कोगुलेट हो जाएगा हमारा। कोगुलेट होकर उसकी डेंसिटी ज्यादा जाएगी और वो हिंडर्ड सेटलिंग होगा, डिस्क्रीट सेटलिंग नहीं होगा यहाँ। और वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जो सेटल हो जाएगा कहाँ, हमारा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। और जो सेटल्ड सीवेज होता है हमारा, दैट कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर कॉल्ड एक्टिवेटेड सीवेज। द सेटल्ड सीवेज कंटेनिंग, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं आप लोग? कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और ये कहां होगा हमारा? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। क्लियर है? कभी कभी, हाँ कभी कभी क्या होता है, अब देखो ध्यान से, अब इसी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का जो स्लज होगा, जो जिसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज, इसको हम फिर से रिसाइकल करेंगे एरेशन टैंक में। क्या करेंगे? रिसाइकल करेंगे एरेशन टैंक में। ठीक है ना? कंटिन्यूअसली। हो सकता है कि जब आप रिसाइकल कर रहे हैं, तो अगर आपका एफ्लुएंट जो है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का एक्सेस है, तो उस रिसाइकल पार्ट का कुछ पार्ट को हम ले जाएंगे कहाँ, डाइजेशन करने के लिए, ताकि वो स्लज ड्राइंग बेड्स पे चल जाए। अगर ये एक्स्ट्रा नहीं आएगा तो ये वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा, रिसाइकल हो जाएगा। तो 1 पोर्शन जाता है हमारा रिसाइकल में, दूसरा पोर्शन जाता है हमारा वेस्टिंग ऑफ स्लज में या स्लज डाइजेशन टैंक में। क्लियर है? अब आता है हमारा जो एफ्लुएंट मिलता है मुझे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से, वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है और उसकी जो बीओडी होती है वो वेरी लो होती है। तो एक तरह से यहाँ बीओडी रिमूवल जो हुआ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का, बीओडी रिमूवल जो हुआ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का, वो कितना हो गया हमारा, 85 to 90%। कितना हो गया बेटा? 85 to हाँ 90%। कहीं कहीं 80 to 95 भी दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं हमारा 80 to 95 भी दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? और जो बैक्टीरिया रिमूवल होता है वो भी यहाँ ज्यादा होता है। क्या होता है हमारा? बैक्टीरिया रिमूवल जो होता है हमारा, वो भी हमारा क्या होता है, यहाँ ज्यादा होता है। और ये कितना होता है? 90 to 95%। क्लियर है ना? साथ साथ इसका एक और एडवांटेज है कि ट्रिकलिंग फिल्टर में आपको कहां चल रहा है ये गुफ्तगू, म्यूट कीजिए जहां गुफ्तगू चल रहा है। आप
जहां भी हमारा लैंड एरिया, जहां ट्रिकलिंग फिल्टर में लैंड एरिया जो होता है वो बहुत हमें चाहिए, और यहाँ लैंड एरिया हमारे क्या चाहिए, लेस लैंड एरिया। क्या चाहिए, लेस लैंड एरिया, ज्यादा लैंड एरिया चाहिए ही नहीं। तो लेकिन इसका एक डिमेरिट है, डिमेरिट भी नहीं बोलिएगा, एक तरह से इसका एक क्या है हमारा, एक इसका हमारा बॉटल नेक है या चैलेंजिंग टास्क है कि यहाँ आपका हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन चाहिए। एक बहुत आपको क्या करना होगा, बहुत आपको कंट्रोल रखना होगा आपके ऑपरेशंस पे। क्यों कंट्रोल रखने के लिए क्या होना चाहिए कि आप जब एरेशन टैंक में, क्योंकि आपका यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉन्टिन्यूअस मूव करना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर पाएगा और फिर वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो पाएगा। उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ या एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, जितना हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एरेशन टैंक में फॉर्मूला बताएंगे, उम्मीद कम है, ठीक है ना, लेकिन ये देख लीजिएगा अंतिम में बताएंगे। तो एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ क्या होना चाहिए हमारा, ऑक्सीजन होना चाहिए। साथ साथ मैंने बोला कि आपका यहाँ जो सीवेज होता है और जो एक्टिवेटेड स्लज आप क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके बीच इंटीमेट और कॉन्टिन्यूअस मिक्सिंग होना चाहिए, वो एरेशन ही प्रोवाइड करेगा। और साथ साथ क्या बोलता है कि जो आप वॉल्यूम रिसाइकल कर रहे हैं, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ सीवेज, जो वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, दैट मींस जो स्लज नीचे की तरफ सेटल्ड होके वापस एडिशन टैंक में जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे रिसाइकल्ड स्लज भी बोल सकते हैं, टू द वॉल्यूम ऑफ सीवेज बिंग ट्रीटेड, वॉल्यूम ऑफ सीवेज बिंग ट्रीटेड, ये क्या होना चाहिए हर समय, कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। एक्टिवेटेड स्लज आपको जब यहाँ, क्योंकि आप जब तक एक्टिवेटेड स्लज हमारा फॉर्म नहीं होगा तब तो हम ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, पहले मुझे एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म करना है। तो एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म करने के लिए जब आप कोई भी नया प्लांट्स को आप ऑपरेशन में लाएंगे तो कम से कम आपका 1 महीना 4 वीक लगता है ताकि वो सुटेबल रिटर्न स्लज बना सके, एक्टिवेटेड स्लज बना सके। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको जल्दी मिले एक्टिवेटेड स्लज, तो हम इसके पैरेलल में इसके साथ साथ एक एडिशनल एक्टिवेटेड स्लज प्लांट लगाते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, प्रोसेस क्विक, जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। उसको बोलते हैं हम लोग सीडिंग द एक्टिवेटेड स्लज प्लांट। क्या, सॉरी, सीडिंग द एक्टिवेटेड स्लज फ्रॉम अनदर प्लांट, क्या बोलते हैं, सीडिंग। इसको इसका इसका वो ले लो, क्योंकि हम इसको, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं उसको, सीडिंग द एक्टिवेटेड स्लज। सीडिंग द एक्टिवेटेड स्लज मतलब वी आर प्रोवाइडिंग एडिशनल माइक्रो, मतलब एक तरह से फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सीडिंग जहां भी आएगा हमारा, तो इस तो गेट ईएससी में पढ़ना हम लोग को, सीडिंग के लिए बीओडी हमारा कुछ और होता है, जो पढ़ते हैं बीओडी वो नहीं होता है। क्लियर है ना। अब समझिएगा कि भाई साहब क्या क्या आपका एक तरह से ऑपरेशन यूनिट्स हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में कैसे ऑपरेशंस, कैसे कैसे क्या क्या हमारा ट्रीटमेंट यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका यहाँ एक क्या आएगा, जब हमें हमें एक चाहिए यहाँ क्या, हमें एक चाहिए प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स। क्या चाहिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स। आप किसी भी सीवेज को डायरेक्ट एक्टिवेटेड स्लज में प्रोसेस में नहीं डाल सकते हैं, डायरेक्ट एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स। ध्यान रखिएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स में क्या क्या आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स में क्या क्या आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स मतलब क्या हो गया कि आपको एक्टिवेटेड स्लज स्टार्ट करने के पहले आपका जो भी ग्रीट है, जो भी लार्जर सॉलिड्स है, उसको क्या करते हैं, ग्रीट चैम्बर से और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक यूज करके उसको रिमूव करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर आप एरेशन डायरेक्ट कीजिएगा बिना रिमूव किए हुए ग्रीड चैम्बर्स को और सेडिमेंटेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को,
तो उससे क्या होगा हमारा, उससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपका ग्रीड मटेरियल्स होता है और सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है वो एरेशन टैंक में सेटल डाउन हो जाएगा बिना हटाए हुए। अगर आप हटाएंगे नहीं, प्री रिमूव नहीं करेंगे, तो जब वो सेटल डाउन होगा तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर करते समय वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। जब इंटरफेयर करेगा तो वो उसकी एफिशिएंसी को क्या करेगा, घटाएगा। That's why grit removal, screening और primary sedimentation जो होता है हमारा, that are necessary for the conventional activated sludge process। क्लियर है ना, समझ में आया यहां तक? अब जब आप एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो आपका, आप क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आप यूज कीजिएगा तो आपके पास तो माइक्रोब्स होना चाहिए, जिसको हम, ठीक है ना, तो आपका सीवेज क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, जितना फ्रेश होना चाहिए। तो सीवेज फ्रेश होने के लिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का जो डिटेंशन टाइम होता, अरे भाई, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम क्या होता है हमारा, कम रखते हैं। क्या रखते हैं, कम, एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में कितना होता है, 3 to 4 आवर्स, ठीक है ना। सो अब कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, डिपेंड करता है प्लांट के साइज पे और सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है ना। जनरली हमारा जो यहाँ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करने के पहले यूज करेंगे, तो जनरली हम लोग फ्रेश सीवेज को फ्रेश रखने के लिए ओवरफ्लो रेट जो रखते हैं हम लोग 40,000 लीटर पर, ओवरफ्लो फ्लो रेट रखते हैं 40,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, लीटर पर स्क्वायर मीटर, मतलब प्लान एरिया का लीटर, लीटर क्या हमारा, मीटर क्यूब, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा मीटर क्यू, लीटर पर स्क्वायर मीटर और पर डे होगा हमारा, ठीक है ना, पर डे। साथ साथ डिटेंशन टाइम हमारा जनरली यहाँ होता है 1 to 1.4 आवर्स, ठीक है ना। अगर आपका डेप्थ अप टू 2.4 मीटर है तो ये हमारा क्या होता है, इसको कम रखते हैं। कम नहीं, एसेसरी ने पूछ सकता है, अगर कम क्यों रखते हैं, इन ऑर्डर टू मेक द सीवेज या कीप द सीवेज एज फ्रेश एज पॉसिबल। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, जैसी मतलब आपका स्क्रीनिंग करना, ग्रीड चैम्बर करना, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, दिस आर द एसेंशियल कंडीशंस टू हैव द एरेशन, टू हैव द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। सेकंड क्या आता है बेटा हमारा, एरेशन टैंक। सेकंड क्या आता है हमारा, एरेशन टैंक। अब जब हमारा सेकेंड एरेशन टैंक आता है तो एरेशन मतलब क्या होता है एरेशन मतलब कि आप एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं। तो एरेशन टैंक में आपको क्या करना है, एगिटेशन करना है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर करना है, कंटिन्यूअस मिक्सिंग होना चाहिए एक्टिवेटेड स्लज के साथ। तो जो एरेशन टैंक या एरेशन चैम्बर्स रहता है हमारा, जनरली हम लोग रिटेंगुलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं जनरली, जनरली रिटेंगुलर यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हो सकता है अगर क्वेश्चन घुमाना होगा तो पूछ सकता है इसका साइज क्या होता है हमारा, तो जनरली हमारा ये होता है 3 to 4.5 मीटर, 5 मीटर डीप होता है, 3 to 4.5 मीटर डीप होता है। क्लियर है ना। और साथ साथ लगभग, अरे लगभग लगभग 6 मीटर के करीब क्या होता है इसका हमारा, वाइड होता है। और यहाँ हमारा लेंथ हमारा लगभग 20 से 200 मीटर रहेगा और डिटेंशन टाइम 4 to 8 आवर्स होता है हमारा, किसका, रेक्टेंगुलर एरेशन टैंक का। तो यहाँ लेंथ हमारा 20 से 200, 20 से 2, अरे यार, 20 से 200 मीटर। और थर्ड हमारा 4 to 6 मीटर क्या होगा हमारा, विड्थ होगा हमारा। और डिटेंशन टाइम हमारा 4 to 4.5 आवर्स होता है हमारा, किसका, एरेशन टैंक में, ठीक है ना। अब ध्यान, 4 to 4.5 आवर्स, अगर वही हमारा इसको 4 to 8 आवर्स कर दीजिए म्युनिसिपल सीवेज के लिए। क्लियर है ना डिटेंशन टाइम। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, इस पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब हमारा मेथड्स ऑफ एरेशन क्या क्या होता है हमारा, 3 तरह का होता है हमारा जनरली। एक होता है डिफ्यूज्ड एयर एरेशन,
जिसको एयर डिफ्यूजन बोलते हैं, एक होता है मैकेनिकल एरेशन या एक होता है दोनों का कंबाइंड एरेशन। अब इसमें हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ एयर कितना होना चाहिए या कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ठीक है ना, इस पे हम नहीं जा रहे डिटेल्स में, ठीक है ना, ये जेई लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, ये इसी में ईएससी में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, यहाँ नहीं पूछेगा। अब आते हैं हम लोग क्या कि भाई साहब जब आपका यहाँ तो एरेशन टैंक हो गया, अब एरेशन टैंक में क्या हो रहा है, रिटर्न सीवेज जा रहा है, रिसाइकल्ड सीवेज जा रहा है, जिसको बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज। सो वॉल्यूम ऑफ रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज कहां से जाएगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से या सेकेंडरी क्लैरिफायर से। तो अब कितना आपको वॉल्यूम यहां से भेजना है और कितना आपको वेस्टिंग करवाना है वो डिपेंड करता है कि आपको इन एफ्लुएंट का एट द एंड ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आपका बीओडी रिमूवल कितना है, बीओडी रिमूवल कितना है। सो ये जो हमारा है so volume of activated returned sludge, ठीक है ना, एक्टिवेटेड रिटर्न स्लज, क्लियर है ना, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज भी बोल सकते हैं। ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू नॉट से। क्यू आर क्या बताएं हम, बताइए शिवम क्या बताएं क्यू आर, वेरी गुड, क्वांटिटी नहीं वॉल्यूम, क्वांटिटी मतलब मास में हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ रिटर्न स्लज, और क्यू नॉट, क्यू नॉट सीवेज इनफ्लो रेट या वॉल्यूम ऑफ सीवेज, या इसको वॉल्यूम भी कर सकते हो या रेट भी बोल सकते हो, रेट ऑफ रिटर्न स्लोज फ्लो क्यू में रहेगा और सीवेज फ्लो रेट, क्लियर है ना। अब समझिएगा ध्यान से कि यहां हमारा क्यू आर अपॉन क्यू नॉट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा किस पे, किस पे डिपेंड करता है, कितना आपको बीओडी रिमूव करना है, ठीक है ना। अब समझिएगा, अब आपका एरेशन टैंक के बाद कौन सा टैंक आएगा हमारा, एरेशन, हाँ, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब समझिएगा कि अगर मैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक की बात करता हूं तो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब समझिएगा बेटा ध्यान से, आपको यहाँ सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक दिख रहा है, ध्यान रखिएगा जो ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, तो ये प्राइमरी टैंक की तरह ही होता है हमारा, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, क्या होता है यहाँ, यहाँ कोई फ्लोटिंग सॉलिड्स नहीं होता है, ठीक है ना, कोई फ्लोटिंग सॉलिड्स नहीं होता है। जब फ्लोटिंग सॉलिड्स नहीं होगा तो आपको स्कम रिमूवल करने की जरूरत है, नहीं है, क्लियर है ना, स्कम रिमूवल करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ आपका यहाँ कोई भी आपको सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है हमारा, वहां डेंसिटी हाई होता है, यहाँ डेंसिटी क्या होता है हमारा, लाइट सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है, लाइट सस्पेंडेड सॉलिड्स। और तीसरा क्या बताए थे हमारा यहाँ, हिंडर्ड सेटलिंग होता है, यहाँ हमारा डिस्क्रीट सेटलिंग नहीं होगा। चार तरह का सेटलिंग होता है, जानते हैं कि नहीं, डिस्क्रीट सेटलिंग, फ्लोकुलेंट सेटलिंग, हिंडर्ड सेटलिंग या जोन सेटलिंग भी बोलते हैं हिंडर्ड को, और कंप्रेशन सेटलिंग। हिंडर्ड सेटलिंग में एक पार्टिकल ये गिरना चाहेगा, ये बोलेगा नहीं नहीं भैया साथ गिरेंगे, ये बोलेगा नहीं नहीं तुम नहीं गिरो हम भी साथ गिरेंगे, तो दोनों क्या होता है, जोन के फॉर्म में ही होता है हमारा। इसका वेलोसिटी का फील्ड इस पे ओवरलैप करता है, इसका वेलोसिटी का फील्ड इस पे ओवरलैप करता है, ये बोलता है साथ गिरो, क्लियर है। साथ साथ यहाँ साथ साथ ध्यान रखिएगा,
जब आप प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक आपके पास रहता है तो आप चाहते हैं कि एफ्लुएंट का यूनिफॉर्म कलेक्शन ऑफ वाटर हो, तो वहां लॉन्डर वियर्स यूज करते हैं। नाम सुने हैं? हाँ, नहीं सुने। लॉन्डर वियर्स बोलते हैं, लॉन्डर वियर्स। वो क्या करता है, हमारा यूनिफॉर्म कलेक्शन ऑफ वाटर को में हेल्प करता है। वैसे ही यहाँ भी हमारा ओवरफ्लो वियर लेंथ हम लोग यूज करना, और यहाँ ओवरफ्लो वियर लेंथ का हमारा क्या होगा, लेंथ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लेंथ ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, हमारा कम होगा, जिससे हेड लॉस क्या होगा, हमारा कम होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका क्या होना चाहिए, हमारा आपका एक तरह से लेंथ ऑफ वियर ओवरफ्लो, इसको बोलेंगे हम लोग वियर लॉन्डर, LAUND, लॉन्डर वियर लेंथ, ठीक है ना, टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो पढ़े होंगे एफएम में, टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर है ना? अब आता है हमारा कि भाई साहब, अगर आप वियर ओवरफ्लो, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से, क्या बोलते हैं, वियर ओवरफ्लो रेट। इसका क्या होता है ना, क्यू अपॉन लेंथ होता है, ठीक है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर होता है। मतलब नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में सरकमफ्रेंस लेते हैं, पेरिफेरी लेते हैं। तो ये क्या बोलता है कि ये कभी भी हमारा वन, मतलब होना चाहिए ज्यादा, लेकिन 150 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हम निकाले हैं तो ये सीवेज के एवरेज फ्लो पे निकाले, ना कि मिक्स्ड लिक्विड फ्लो। ध्यान रखिएगा इस बात का, बेस्ड ऑन सीवेज फ्लो। देखो ध्यान से, दो तरह का होता है फ्लो, एक तो होगा सीवेज का और एक होता है मिक्स्ड लिक्विड फ्लो। मिक्स्ड लिक्विड फ्लो समझते हैं? मिक्स्ड लिक्विड फ्लो समझते हैं, या मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स? बोलिए। मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स भी नहीं समझते हैं? हेलो। मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स, देखो नाम क्या है, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स मतलब क्या समझते हैं, इसका नाम क्या है? नाम मतलब सस्पेंडेड लगा हुआ है ना। तो इसमें एक होता है हमारा TSS, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, उसमें हमारा डिजॉल्व सॉलिड्स को कंसीडर करते हैं। मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स में लिविंग बैक्टीरिया और डेड बैक्टीरिया दोनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। मतलब जो सॉलिड सेटल कर चुका है, जो सस्पेंडेड में है, जो स्लज हमारा फॉर्म कर रहा है, जो फ्री माइक्रोब्स है, मतलब माइक्रोब्स मतलब फ्री लिविंग बैक्टीरिया और डेड बैक्टीरिया दोनों, तो उस दोनों को कंसीडर करते हैं। तो मिक्स्ड लिक्विड मतलब क्या हो गया, दे आर द सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द मिक्स्ड लिक्विड ऑफ द एडिशन टैंक। तो एक तरह से केमिकल कंपोनेंट्स जो मुझे वेस्ट वाटर से मिल रहा है, और साथ साथ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब डेड और लिविंग बैक्टीरिया दोनों। तो अगर दोनों दो, ये सब क्या होता है, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स में आता है। तो जो हमारा यहाँ निकालते हैं, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द रॉ सीवेज, जो सीवेज फ्लो आ रहा है उस पे, उसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं, ना कि इसके बेसिस पे। यहाँ हमारा क्या सेटल्ड हो रहा है, यहाँ यहाँ हमारा क्या क्या है, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या क्या हो गया, जो हमारा केमिकल्स आ रहा है वेस्ट वाटर से, जो हमारा केमिकल्स आ रहा है वेस्ट वाटर से, और साथ साथ एक या सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गया, जो आपका क्या है, एक तरह से केमिकल सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हमारा वेस्ट वाटर में है, और फ्री और लिविंग बैक्टीरिया हो गया और डेड बैक्टीरिया हो गया। तो बेसिकली अगर हम बोलते हैं कि मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होता है हमारा, वो एक तरह से बताएगा कि भाई जो एक्टिवेटेड टैंक में सेटल्ड हो रहा है हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स, उसका किस रेट से हो रहा है, हाई रेट से हो रहा है या लो रेट से हो रहा है, उसको हम आगे बताएंगे भी। मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स बेसिकली आगे बताएंगे होता क्या है। तो बेसिकली एक तरह से हम लोग बोलेंगे कि मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या हो गया, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन एन एरेशन टैंक, ठीक है ना। और एक ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ध्यान रखिएगा, एक तरह से लिविंग बैक्टीरिया भी हो गया और साथ साथ डेड बैक्टीरिया भी हो गया, साथ साथ डेड बैक्टीरिया भी हो गया। तो आप
समझ क्या मैंने आपको बोला कि आपका जो वियर लोडिंग होता है हमारा, वियर लोडिंग में वो हम लोग सीवेज जो हमारा फ्लो आ रहा है उसके बेसिस पे निकालते हैं। अब अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ वियर लोडिंग हो रहा है, वियर लोडिंग के साथ साथ जब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक की बात करते हैं तो वहां हमारा हिंडर्ड सेटलिंग होता है। हिंडर्ड सेटलिंग में क्या हो गया कि डिस्क्रीट सेटलिंग नहीं होगा, जब डिस्क्रीट सेटलिंग नहीं होगा तो स्टोक्स लॉ लगेगा नहीं हमारा। तो यहां हमारा क्या होता है कि सॉलिड लोडिंग रेट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? एक सॉलिड लोडिंग रेट। अब सॉलिड लोडिंग रेट क्या होता है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली सॉलिड लोडिंग रेट बताता है कि भाई कितना आपका लिविंग बैक्टीरिया और डेड बैक्टीरिया फ्लो कर रहा है किसमें? सेटलिंग टैंक्स में। सो दैट्स सॉलिड लोडिंग रेट इज बेस्ड ऑन द मिक्स्ड लिक्विड फ्लो। किस पे? मिक्स्ड लिक्विड फ्लो। और वियर लोडिंग हमारा सीवेज फ्लो पे। ये किस पे बेस्ड है हमारा? बेस्ड ऑन मिक्स्ड लिक्विड फ्लो या मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं MLSS, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स। ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जब भी आप निकाल रहे हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए या एक्टिवेटेड स्लज का सेटलिंग टैंक, एक्टिवेटेड स्लज का सेटलिंग टैंक मतलब क्या हो गया? एक्टिवेटेड स्लज का सेटलिंग टैंक मतलब क्या हो गया? एक्टिव हाँ SST, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक हो गया। एक्टिवेटेड स्लज का एक्टिवेटेड स्लज का सेटलिंग टैंक को ही बोलेंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। जब आप सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक निकाल रहे हैं तो उसका आपको दोनों के बेसिस पे डिजाइन करना होगा। मतलब उसका सरफेस एरिया आपका, क्योंकि वियर लोडिंग रेट है तो वियर लोडिंग रेट के लिए हम लोग क्या लेते हैं? वियर लोडिंग रेट के लिए एक मिनट हाँ, क्या लेते हैं? वियर ओवरफ्लो रेट। क्या लेते हैं? वियर ओवरफ्लो रेट लेते हैं ना? ठीक है ना? क्या लेते हैं? वियर ओवरफ्लो रेट। वियर लोडिंग रेट के लिए क्या लेते हैं? वियर ओवरफ्लो रेट। वियर ओवरफ्लो रेट से कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया, क्योंकि डिस्चार्ज से इसको डिवाइड करेंगे तो सरफेस एरिया निकलेगा हमारा। क्लियर है ना? अब ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपने वियर लोडिंग रेट से निकाला क्या? सरफेस एरिया। साथ साथ यहाँ सॉलिड लोडिंग रेट भी होगा, क्योंकि सॉलिड लोडिंग रेट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ डिस्क्रीट सेटलिंग है नहीं, यहाँ हिंडर्ड सेटलिंग है। और सॉलिड लोडिंग रेट जो है दैट इज बेस्ड ऑन द मिक्स्ड लिक्विड फ्लो टू द सेटलिंग टैंक। क्लियर है ना? और आप ध्यान रखिएगा ये हमारा जो सॉलिड लोडिंग रेट होता है हमारा, जो आपका सॉलिड लोडिंग रेट होता है हमारा, सॉलिड लोडिंग रेट, इसकी वैल्यू होती है हमारा 100 टू 150 केजी पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए केजी में होता है हमारा 150 टू 100 टू 150 केजी पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ हम लोग देखिए जब हम लोग बात करेंगे सीवेज का तो यहाँ मिनिमम फ्लो पे भी बात करते हैं ताकि हमारा वो मतलब वहाँ मिनिमम वेलोसिटी हमें मिले ताकि हमारा वो जाम ना हो, चौकिंग कंडीशन ना हो। और साथ साथ एवरेज फ्लो पे भी। तो ये हम लोग निकालते हैं किस पे? एवरेज फ्लो कंडीशन पे निकालते हैं। और ये साथ साथ कभी भी हमारा 250 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो जब हम 250 की बात करेंगे केजी पर मीटर स्क्वायर का तो ये निकालेंगे पीक फ्लो कंडीशन पे। ठीक है ना? मैक्सिमम फ्लो कंडीशन पे निकालेंगे हमारा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप निकाल रहे हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या एक्टिवेटेड स्लज सेटलिंग टैंक का डिजाइन कर रहे हैं या सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सरफेस एरिया अगर हम बात करते हैं, सरफेस एरिया फॉर secondary sedimentation tank and surface area for secondary sedimentation tank या activated sludge settling tank, ये आपका पूछ सकता है न्यूमेरिकल में। तो ये हमारा क्या होगा? बेस्ड ऑन ओवरफ्लो रेट, बेस्ड ऑन ओवरफ्लो रेट। और एक जो सॉलिड के लिए बताए हैं वहां क्या आ रहा है हमारा? ये ओवरफ्लो रेट मतलब वियर लोडिंग रेट तरह से। और एक क्या होगा हमारा? सॉलिड लोडिंग रेट। तो जब सॉलिड लोडिंग रेट की बात करेंगे ओवरफ्लो रेट तो इस दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा? अडॉप्ट करते हैं वही हमारा क्या होगा? सरफेस एरिया होगा। किसका? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का। और ध्यान रखिएगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में डिटेंशन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो डिटेंशन टाइम होता है वो होता है
होल 1/2 टू 2 आवर्स, 1/2 टू 2 आवर्स होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। क्लियर है ना? अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से कि ऑब्वियसली से बात है शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ टैंक नहीं हो तो यहाँ हमारा लेंथ टू डेप्थ रेशियो भी हम लोग लेते हैं। तो सर्कुलर टैंक के लिए लेंथ टू डेप्थ रेशियो जो होता है हमारा वो 5 होता है। क्या होता है हमारा? लेंथ टू डेप्थ रेशियो जो होता है 5, लेंथ टू डेप्थ रेशियो होता है 7। किसके लिए? सर्कुलर के लिए। और ये किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए। क्लियर है ना? सो जनरली ध्यान रखिएगा कि आपका जो और साथ साथ अब क्या हमारा समझिएगा ध्यान से, अब क्या हमारा, अब आपका क्या आया कि आपने भाई साहब आपने तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से भेज दिया, अगर एक्स्ट्रा पोर्शन होगा तो कहाँ जाएगा? स्लज थिकनर पे, जो डाइजेस्ट होगा और फिर जाएगा स्लज ड्राइंग बेड्स पे जाएगा। तो इसके लिए मुझे और क्या चाहिए ऑपरेशनल यूनिट? स्लज थिकनर और स्लज डाइजेशन टैंक। क्या चाहिए हमारा? अरे यार, यहाँ लिख दे रहे हैं स्लज स्लज डाइजेशन टैंक। अब देखिए ध्यान से, स्लज थिकनर और स्लज डाइजेशन टैंक हम लोग क्यों यूज करते हैं? आपको पता है कि जो स्लज हमारा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में होता है, तो अगर वो एक्सेस में है, जो हमें रिसर्कुलेशन में चाहिए उसके अमाउंट से एक्सेस में है, तो उसको पहले हम लोग डाइजेस्ट करते हैं और फिर ड्राइंग बेड्स पे भेज के उसको डिस्पोज करते हैं। आपको पता होता है, होना चाहिए कि जो स्लज हम लोग ऑब्टेन करते हैं स्लज डाइजेशन प्लांट में, उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, 98 टू 98 99% होता है, तो बहुत बल्कि होता है हमारा। इसलिए उसके मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं स्लज थिकनर यूनिट या स्लज कॉन्सेंट्रेटर यूनिट। क्या बोलते हैं? स्लज। कितने देर से आवाज नहीं आ रही थी? कहां तक समझे हो? कहां? हाँ, तो अब स्लज थिकनर यूनिट और स्लज कंसंट्रेटर यूनिट, तो ध्यान रखिएगा ये ईएसई में पूछ भी रखा है, वहां से ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है और बहुत जगह एई में भी पूछा हुआ है। जो स्लज थिकनिक होता है उसको उसके लिए तीन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, 3 ऑपरेशनल यूनिट यूज करते हैं, या 3 थिकनिंग यूनिट्स यूज करते हैं। क्या क्या होता है? नाम सुने होंगे। एक होता है ग्रेविटी थिकनर, दूसरा होता है फ्लोटिंग थिकनर, और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल थिकनर। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल थिकनर, या फ्लोटिंग या फ्लोटेशन भी बोल सकते हैं, फ्लोटिंग या इसको, अच्छा ठीक है, फ्लोटिंग या फ्लोटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? अब समझिएगा ग्रेविटी थिकनेस की अगर बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन है सबसे कॉमन? ग्रेविटी थिकनर। क्या हमारा मोस्ट कॉमन है? तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटी थिकनर की बात करते हैं तो वो एक स्मॉल सर्कुलर ओपन टैंक होता है हमारा, ठीक है ना? और वहां हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा डीप होता है ताकि वो ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ स्लज को क्या कर सके, एकोमोडेट कर सके। और वहां हम लोग एक रेक देते हैं ताकि उसको वहां क्या करें, मैनुअली या ऑटोमेटिकली भी हम लोग उसको हटा सके, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि
अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अब ये सब के आपका कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसा नहीं होता है, तो ये सब तो नहीं पूछेगा ज्यादा, ठीक है, ये सब मतलब एईजे में पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई साहब, अगर आपका एक टर्म होता है सुपरनेटेंट लिक्विड, नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं ना? तो ध्यान रखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं ग्रेविटी थिकनर का, तो अगर पूछता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो बोलिए ग्रेविटी थिकनर है हमारा। ठीक है ना? और वहां रेकिंग मैकेनिज्म होता है। रेकिंग मैकेनिज्म आप पढ़े होंगे पीएसटी में भी, कि हम लोग मैनुअली भी रिमूव करते हैं और ऑटोमेटिक मतलब मैकेनिकली भी रिमूव करते हैं स्लज को। वैसे ही यहाँ रेकिंग मैकेनिज्म है। तो जो यहाँ हमारा रेकिंग मैकेनिज्म होता है वहाँ, तो वहाँ हमारा क्या होता है कि चैनल गेट्स पे हमारा मतलब स्टरिंग करने का क्या दिया रहता है हमारा, चैनल गेट्स मतलब हमारा स्टरिंग करने का, स्लज को स्टरिंग करने के लिए हम लोग देते हैं वर्टिकल पिकेट्स देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्टिकल पिकेट्स बोलते हैं, वर्टिकल पिकेट्स। ताकि वो वर्टिकल पिकेट्स क्या होता है, स्टर करता है स्लज को जेंटली। लिख ही देते हैं, कहीं पूछ दे। वर्टिकल पिकेट्स, जेंटली मिक्स करना स्लज, और ठीक है ना, जेंटली स्टर द मेक स्लज, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, जब स्लज मिक्स होगा तो डेंसिफाई नहीं होगा, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी नहीं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हम वो क्या होगा हमारा, वो हमारा डेंसिफाई नहीं होगा। हमारा मेन हमारा मकसद है कि हमारा स्लज यहाँ डेंसिफाई नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, एक टर्म होता है सुपरनेटेंट लिक्वर। क्या होता है हमारा टर्म? आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं, ईएससी का तो नहीं मिला, ये देखो तो। सुपरनेटेंट लिक्वर नहीं मिला है? बोलिए मेरे भाई। अच्छा, ये चैप्टर ही पूरा स्किप किए हो? नहीं, बना ही लेना भाई, इससे तो क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है ना। देखो, मान लो कि तुम गंदा पानी है या मान लो कोई हमारा लिक्विड है, तो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म कर रहा है लिक्विड में नीचे की तरफ। तो जब प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ बैठेगा तो लिक्विड क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, थोड़ा साफ लिक्विड रहेगा। तो जब सेटलिंग होते समय, या तो जो लिक्विड सेटल्ड सॉलिड्स या प्रेसिपिटेट के ऊपर फॉर्म आ जाता है, ऊपर जो चले आता है, उसे वो क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट लिक्विड। क्या बोलते हैं? ये देख रहे हो ना, लिक्विड दिखा सेटल्ड सॉलिड्स के नीचे, ये क्या है हमारा? ये क्या है? सुपरनेटेंट लिक्वर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट लिक्वर। तो जो सुपरनेटेंट लिक्वर होता है ना, वो जो वियर हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर चले आता है, उसके ऊपर ओवरफ्लो करता है, ठीक है ना। और हम नीचे से क्या करते हैं, स्लज को बाहर निकाल लेते हैं, स्लज को बाहर निकाल लेते हैं, सम्प दिया रहता है, बॉटम सम्प बोलते हैं। अब समझिएगा ध्यान से कि आपका जो ग्रेविटी थिकनिंग होता है उसमें स्लज लोडिंग रेट होना चाहिए 15, पूछेगा यार तो लिख देते हैं, ग्रेविटी थिकनिंग स्लज में जो स्लज लोडिंग रेट होता है, हम स्लज लोडिंग रेट होता है, वो होता है आपका 15 to 35 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर यूनिट एरिया ऑफ द टैंक एरिया, पर यूनिट टैंक एरिया, पर यूनिट टैंक एरिया। अब ध्यान रखिएगा इस बात का, आप लोगों को तो मैंने बताया था ट्रेकिंग फिटर समय की हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या होता है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होता है, याद आया? हाँ, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहाँ हमारा जो इनकमिंग स्लज होता है ना, उसके वेट पे काम, उसके सॉलिड्स के वेट पे हमारा काम होता है।
ठीक है ना, इनकमिंग स्लज, ठीक है ना। और यहाँ हमारा डिटेंशन पीरियड होता है 3 to 4 आवर्स। इसमें कितना होता है? 3 to 4 आवर्स होता है डिटेंशन पीरियड। क्लियर है ना? हाँ, और ये आपको ट्रस की तरह देखने में लगता है। किसकी तरह लगता है? ट्रस की तरह, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, जो आपका थिकेंड स्लज होता है, थिकनिंग करने के बाद वो लगभग लगभग आपका 90 to 93% मॉइस्चर उसमें क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, और बहुत कम वॉल्यूम होता है। मतलब वॉल्यूम लगभग हाफ हाफ क्या होता है हमारा? रिड्यूस हो जाता है थिकनिंग स्लज थिकन होने के बाद। और उसके बाद उसको भेजते हैं कहाँ? स्लज ड्राइंग बेड्स पे। उसके बाद क्या होता है हमारा? स्लज ड्राइंग बेड से सॉरी, उसको भेजते हैं स्लज डाइजेशन पे। और स्लज डाइजेशन से क्या होता है हमारा? स्लज ड्राइंग बेड्स पे जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्लज डाइजेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? स्लज थिकनर, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या होता है कि स्लज डाइजेशन टैंक, स्लज डाइजेशन टैंक, ठीक है ना। तो स्लज डाइजेशन टैंक ना यूज करके हम लोग स्लज डाइजेशन को के लिए यूज करते हैं स्लज थिकनर। क्या यूज करते हैं? स्लज थिकनर। क्यों यूज करते हैं भाई स्लज डाइजेशन टैंक? डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? उससे क्या होता है कि जो स्लज डाइजेशन टैंक के ऊपर लोड पड़ने वाला था वो लोड कम हो जाता है, जिससे एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। सो एक तरह से वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन यूजिंग ए स्लज thickener before the digestion tank that helps in reducing the capacity of the digestion tank। उससे क्या होता है? प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डाइजेशन मिलता है। जो प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डाइजेशन मिलेगा तो मेरा डिटेंशन टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा। डिटेंशन टाइम कम होगा तो उससे कैपेसिटी और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और रेट ऑफ डाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा? ज्यादा हो जाएगा। जब रेट ऑफ डाइजेशन ज्यादा होगा तो obvious सी बात है कि हमारा एफ्लुएंट्स का क्या आएगा? हमारा एफ्लुएंट्स हमारा डिजायर्ड क्या आएगा? डिजायर्ड हमारा उसका मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा, उसकी उसका क्या होगा? उसका वॉल्यूम कम रहेगा। हमें तो वॉल्यूम को रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट यूज करते हैं तो वहां दो टर्म यूज होता है, बल्किंग और फोमिंग ऑफ स्लज। क्या यूज होता है? और ये इंपॉर्टेंट है बहुत। बल्किंग ऑफ एंड फोमिंग ऑफ स्लज यूज होता है। बल्किंग एंड फोमिंग ऑफ स्लज यूज होता है। क्लियर है ना? देखो ध्यान से, दो प्रॉब्लम होता है, दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम से दोनों, बल्किंग और स्लज और फोमिंग ऑफ स्लज। बेसिकली क्या होता है हमारा? हो सकता है कुछ स्लज जो होगा हमारा उसकी सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत वीक हो, मतलब पुअर होगी। क्या होगी? पुअर होगी। तो उसको बोलते हैं बल्किंग स्लज। क्या बोलते हैं? बल्किंग, पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ध्यान रखिएगा इस बात का, बल्क स्लज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कब बल्किंग ऑफ स्लज होता है? होता क्या है ना कि अगर आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिलामेंट शेप का है, ड्यू टू फिलामेंटियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ड्यू टू फिलामेंटियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो फिलामेंटियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बल्क स्लज। ध्यान रखिएगा, अगर आप लार्ज सरफेस एरिया रख रहे हैं एज कंपेयर टू द वॉल्यूम, ठीक है ना। तो लार्ज सरफेस एरिया अगर आप रख रहे हैं, लार्ज सरफेस एरिया किसका? टैंक का। और वॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम, उससे क्या होता है हमारा? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? सेटलिंग वेलोसिटी को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे फंगी हो गया, फंगस हो गया। तो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है फंगस का वो फिलामेंट्स टाइप होता है, उसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई होता है। तो जो फंगस होता है, आपको पता है वेस्ट वाटर में फंगस होता नहीं है, पता है कि नहीं? पता है? आवाज आ रही है? सो गया क्या सब? फिर फंगस होता है। फंगस हमारा क्या होता है कि वेस्ट वाटर में होता नहीं है, इसलिए फंगस ज्यादा नहीं होता। लेकिन एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं 021N बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है हमारा? ये हमारा बहुत ज्यादा वेस्ट वाटर में पाया जाता है, और यही क्या होता है? बल्किंग ऑफ स्लज करता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर आपका सीवेज में, या हम बात कर सकते हैं कि एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम जिसमें आपका न्यूट्रिएंट
जो कंसंट्रेशन होता है, जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए न्यूट्रिएंट, अगर वो लो है, अगर वो लो है तो वहां फिलामेंटियस ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने का चांसेज होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो उसको चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है ना, कार्बन और नाइट्रोजन। अब आता है हम इसमें लिख ही देते हैं हम लोग कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम शुड नॉट बी लो, शुड नॉट बी लो। क्लियर है ना? हाँ, अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। लो नहीं, लो लो थोड़ी होता है, शुड भी लो होगा ना, शुड बी लो, हाई नहीं होना चाहिए, लार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो सेटलिंग वेलोसिटी को कम करेगा। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, ऑर्गेनिक एसिड्स कार्बन है, कार्बन, अगर मान लीजिए कि कार्बन सोर्स, अगर आपका कोई कार्बन सोर्सेज है हमारा वेस्ट वाटर में, तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होता है हमारा, वो मतलब एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कार्बन है। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होता है ना, वो फिलामेंटियस सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया सुने होगा ना, न्यूसेंस बैक्टीरिया होता है हमारा, सल्फर अटैक कोरोजन ऑफ कंक्रीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सल्फर बैक्टीरिया के लिए ऑर्गेनिक एसिड्स जो होता है, सल्फर बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक एसिड्स एक क्या है हमारा, एक तरह से हमारे लिए रामबाण है उसके लिए। किसके लिए? सल्फर बैक्टीरिया के लिए। सल्फर बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा तो उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। और सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है? फिलामेंटियस बैक्टीरिया है। वो कभी भी सल्फर बैक्टीरिया हमारा लो पीएच वैल्यू पे क्या होता है हमारा, डेवलप नहीं होता है, ठीक है ना। उसके लिए आपका पीएच क्या होना चाहिए? थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, अगर चाहते हैं सल्फर बैक्टीरिया डेवलप ना हो। साथ साथ फोमिंग और बल्किंग स्लज ऑफ एक्टिवेटेड प्लांट्स में और कोकन बैक्टीरिया है, ठीक है ना। एक होता है एन पिनकासिया बोलते हैं, सब ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है ना, एन पिनकासिया। अब आता है हमारा कि भाई साहब कि अगर आप चाहते हैं कि फिलामेंटियस ऑर्गेनिजम्स फॉर्म ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप एक कर दीजिए कि भाई बैक्टीरिया को ही मार दीजिए, फंगस तो होने का चांस है नहीं। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या करना होगा? क्लोरिनेशन करना होगा रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज का। क्लियर है ना? बोलो। और एक आगे हम पढ़ेंगे स्लज एज, क्या पढ़ेंगे हम लोग आगे? स्लज एज, तो जिसमें क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल सब आता है, तो वो बोलता है क्या कि स्लज एज जो है वो आप कर दीजिए लेस देन 6 डेज। क्या कर दीजिए? लेस देन 6 डेज कर दीजिए स्लज एज, ठीक है ना। तो ये हमारा था बल्किंग ऑफ बैक्टीरिया। अब आता है फोम, फोम फॉर्म कर लेता है अगर, तो फोम रिमूवल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वहां होता है नोकार्डिया फिलामेंट्स जो होता है हमारा, अगर वो अगर है तो वो फोम फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो वहां हम लोग क्या करते हैं कि फोम फॉर्म नहीं होने के लिए, आगे पढ़िएगा, उसको बोलते हैं फूड अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एफ अपॉन एम रेशियो। तो फूड अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। या डिजॉल्व ऑक्सीजन को रेज करना पड़े या लोअर करना पड़े, या साथ साथ डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं, क्लोरीन। तो ये सब क्या होता है कि फिलामेंटियस बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, फोम फॉर्म करने से रोकता है। और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट अगर बहुत ज्यादा है वाटर में, तो वहां भी फिलामेंटियस ऑर्गेनिजम्स होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर आपका न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो फिलामेंटियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा ग्रोथ का। इसलिए अगर आप चाहते हैं चेक करना कि भाई साहब बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड कहीं बल्किंग ऑफ स्लज तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग जो भी आपका आ रहा है स्लज एक्टिवेटेड रिटर्न स्लज, तो उसके कॉन्सेंट्रेशंस को मेजर कीजिए कि जो आपका उसमें उसके अंदर एक तरह से न्यूट्रिएंट्स है दैट आर सेल्फ सफिशिएंट और दैट आर इनफ और नॉट, कि आपका वहां जो स्लज बन जो आपका वहां फिलामेंटियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप ना हो, ठीक है ना। अगर आपका वहां न्यूट्रिएंट्स आपको लगेगा कि डेफिशिएंट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स एडिशनली ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एडिशनली ऐड करते हैं। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, एक टर्म होता है राइजिंग स्लज, जिसको बोलते हैं राइजिंग स्लज। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, राइजिंग स्लज क्या होता है ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, डीनाइट्रिफिकेशन होता है सेकेंडरी क्लैरिफायर में। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि आपका नाइट्रोजन गैस का बबल्स फॉर्म हो रहा है। तो सेटल्ड स्लज में क्या हो गया, सॉरी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो गया
सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो गया, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस फॉर्म करेगा। अब बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस फॉर्म करेगा तो जो भी सेटल्ड स्लज है वो उसको कहां करेगा, ऊपर ला देगा। क्या कर देगा, ऊपर ला देगा सेटल्ड स्लज को। अब जब सेटल्ड स्लज को ऊपर लाएगा तो उससे क्या होगा, क्लैरिफायर जो हमारा जो एफ्लुएंट्स है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारा हमारा सेटल्ड स्लज तो जो था सेटल्ड वो आ गया सस्पेंशन में फिर से। इसलिए डीनाइट्रिफिकेशन जो होता है सेकेंडरी क्लैरिफायर में, ठीक है ना, वो हो सकता है हमारा हो जाए अगर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हमारा उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी अगर है तो, ठीक है ना, या एक तरह से हम बोल सकते हैं उसमें कि नाइट्रेट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, दैट मींस लगभग लगभग 6 to 8 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अब आप ध्यान रखिएगा अगर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो भी रेट ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन को क्या करता है, हमारा बढ़ा देता है। क्या करता है, हमारा बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हमारा पता है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो वहां हो सकता है कि वहां आपका रेट ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन को क्या कर दे, वो बढ़ा दे। तो अगर आपका सेकेंडरी क्लैरिफायर में 6 से 8 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा अगर आपका नाइट्रेट्स कॉन्सेंट्रेशन है और आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। और डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन गैस का बबल्स आएगा जिससे आपका सेकेंडरी क्लैरिफायर का एफिशिएंसी घट जाएगा। और हो सकता है कि ये 1 घंटे में ही आपको मिल जाए, ज्यादा डिटेंशन टाइम करने की जरूरत ही नहीं है। उससे क्या होगा, स्लज आपका ऊपर आएगा, इसको बोलते हैं राइजिंग ऑफ स्लज। तो जहां भी आपका प्लांट्स होता है वार्म क्लाइमेट्स में, वहां आपका ये प्रॉब्लम काफी होने का संभावना होता है। क्लियर है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या ऑप्शन है कि जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को का जो एफ्लुएंट है, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एफ्लुएंट है, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का यहाँ एफ्लुएंट है, उसको इसमें इंटर करने से पहले ही क्या कर दीजिए, आप पहले ही हमारा क्या कर दीजिए, डीनाइट्रीफाई कर दीजिए, ताकि पहली हो जाएगा तो यहाँ घुसने के बाद नाइट्रोजन गैस बबल्स फॉर्म नहीं करेगा। तो यही था हमारा क्या, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का पूरा कहानी। और अब हम समझेंगे कि भाई साहब उसका डिजाइन कॉन्सेंट्रेशंस क्या क्या होता है जहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो यहां तक अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं मुझे, बोलिए बोलिए भाई। यशवंत बबलू शिवम सो गया क्या तुम सब, हमको तो लग रहा है समझ में आया ये सब चीज, कहानी बेसिकली होता क्या है। एक बार पीडीएफ तो शेयर कर देंगे। अब आ रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो।